नमस्कार, स्वागत है आपका। ताल ठोके का समय है। 5 बजे बड़ी बहस होती है और आज ताल ठोक दी है उत्तर प्रदेश में कम से कम बीजेपी ने और पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने। उत्तराखंड में फिर से बीजेपी ने और गोवा मणिपुर में मामला फंसा हुआ है। जी न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर से आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल ब्रॉडकास्ट। यूपी में बीजेपी की जीत के बाद आज का सवाल है कि क्या मंदिर लहर से बड़ी हो गई मोदी लहर। यूपी में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मोदी लहर ऐसी सुनामी में बदल गई कि बीजेपी 403 में से 324 सीट के आसपास आ गई है। उत्तराखंड की 70 सीटें, उनमें से 56 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और बीजेपी का दावा है कि वो गोवा और मणिपुर में भी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पंजाब में सरकार बना रही है। कांग्रेस की सबसे बुरी हालत हुई है उत्तर प्रदेश में, जहां कांग्रेस को अब तक के इतिहास में सबसे कम 7 सीटें मिली हैं। कांग्रेस से गठबंधन करने वाली समाजवादी पार्टी को 49 सीटें मिली हैं। बीएसपी को सिर्फ 18 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। और इस जबरदस्त हार के बाद मायावती ने वोटिंग मशीनों पर ही सवाल उठा दिया। मायावती ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की गई और बीजेपी अगर ईमानदार है तो फिर चुनाव करे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो पीएम मोदी का मुकाबला कर सके और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती दे सके। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की बम्पर जीत ने देश की राजनीति में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह कि क्या अब मान लेना चाहिए कि मायावती का करिश्मा अब खत्म हो चुका है? क्या राहुल गांधी और अखिलेश देश का मूड भांपने में नाकाम रहे? तो सुनते हैं सीधे अखिलेश यादव से। वो लाइव आ गए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और इस उत्तर प्रदेश के परिणाम, जनता का जो भी फैसला है, लोकतंत्र में हमें बहुत खुशी के साथ स्वीकार है। मैं अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता जो इस चुनाव के समय पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। अब तो लगभग पूरा परिणाम सामने है। सरकार 5 साल मुझे जो मौका मिला काम करने का, लगातार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। सरकार से बाहर हैं हम। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सरकार आएगी, समाजवादी सरकार से भी बेहतर काम करेंगे। हमारी सरकार से अच्छी सड़कें बनाएंगे। जनता और जो हर वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा सुविधाएं देने का काम भी सरकार आने वाली करेगी। मैं इस समय आपका भी धन्यवाद दूंगा कि चुनाव में आप और हम लोग जगह जगह मिलते रहे। आपकी वजह से हमारी बातें भी पहुंचती रही जनता को तक। मैं एक बार फिर जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो निर्णय लिया है, लोकतंत्र में यही निर्णय होता है, हम उस निर्णय को स्वीकार करते हैं। मैं समझता हूं अगर बहुजन समाज पार्टी की नेता ने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है, ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। लेकिन अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी भी, मान लीजिए मैं भी सोचूं इस बात को, क्योंकि बूथ की एनालिसिस करूंगा मैं भी, उसके बाद मैं कह पाऊंगा। लेकिन अगर सवाल उठाए ईवीएम पर तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। मुझे खुशी इस बात के साथ कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा, 2 युवा नेता साथ आए और गठबंधन आगे भी रहेगा। मैं समझता हूं जनता इससे भी अच्छा काम चाहती है। अगर हमने एक्सप्रेसवे बनाया है, उनको नहीं पसंद आया एक्सप्रेसवे, वो सोचते हैं एक्सप्रेसवे से बड़ी बुलेट ट्रेन यूपी में आएगी, शायद बुलेट ट्रेन के लिए वोट दिया हो। मेरा तो यही मानना था, इसीलिए मैंने 55 लाख समाजवादी पेंशन दी और आने वाले वक्त में 1000 रुपया महीना करने जा रहा था मैं समझता हूं जो सरकार बनेगी अब उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा देगी, 2000 देगी। हमने तो किसानों का भी कर्ज माफ किया था, 1600 करोड़ कर्ज माफ किया था।
और मैं समझता हूं पहली कैबिनेट में ही उत्तर प्रदेश के सभी किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। तो इससे ज्यादा खुश कौन होगा? तो हार के बाद अखिलेश यादव का बयान कि हम हार को स्वीकार करते हैं, जनता ने जो फैसला किया है उसको कबूल करते हैं और उम्मीद है कि आने वाली सरकार हमसे बेहतर काम करेगी। साथ ही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हो सकता है हमने जो किया वो जनता को पसंद नहीं आया, जनता उससे ज्यादा काम की उम्मीद करती है, इसलिए ऐसा बहुमत दिया है। बड़ी मैच्योरिटी के साथ अखिलेश यादव ने हार को स्वीकार किया। मायावती की बात पर उन्होंने कहा अगर कोई सवाल उठा रहा है तो सरकार को जांच करा लेनी चाहिए कि वाकई क्या ईवीएम में गड़बड़ी थी। हमारे साथ राजीव राय होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश गौतम साहब हैं हमारे साथ, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, यहाँ स्टूडियो में आ चुके हैं। मेरे साथ संदीप महापात्रा हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विचारक हैं। स्वागत है संदीप महापात्रा आपका, पहले से इस कवरेज में साथ हैं। और नीलांजन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। सुबह से आप जी न्यूज पर उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। शकील अहमद कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। और इस बीच आपको बता दें मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ आ गए हैं, बीजेपी के नेता, कुछ देर के लिए। मुख्तार साहब स्वागत है आपका जी न्यूज पर। सबसे पहले बधाई आपको। और मायावती ने जो बयान दिया है आज कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, अगर सरकार में हिम्मत है तो दोबारा चुनाव करवा ले, इससे कहीं आपको लगता है कि जीत के स्वाद में, मिठास में थोड़ी सी खटास आई है? नहीं, देखिए रोहित जी, क्या है, चुनाव होते हैं। चुनाव में हार और जीत जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई चुनाव हारेगा, कोई चुनाव जीतेगा, ये तो जनता को तय करना है। जनता का जनादेश होता है। अब जनता का जो जनादेश है, जनता के जनादेश पर सवाल हमें लगता है कि खुद उस पार्टी के नीति और पार्टी की नीयत पर सवाल खड़ा करने वाला होता है। जहां तक सवाल है ईवीएम का, ईवीएम को लेकर के बहुत बार सवाल खड़े हुए हैं, एक बार नहीं हुए हैं, 50 बार हुए हैं, सैकड़ों बार हुए हैं। और जो लोग इस सवाल को खड़ा करते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि चुनाव आयोग ने उन सवालों को लेकर के प्रूफ के साथ उन पार्टियों को भी बुलाया, उन कुछ इंडिविजुअल लोगों ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे, उनको भी अपने चुनाव आयोग के अंदर बुलाया और बुला के कहा भाई हमको आप डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए किया जा सकता है, किस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति अभी तक। सर सिग्नल कट रहा है, मुख्तार साहब सिग्नल कट रहा है, हम कोशिश करेंगे वापस आपसे कनेक्ट हो सकता है कुछ तकनीकी खामी है, ये नेटवर्क की समस्या है, इसलिए मुख्तार साहब से संपर्क टूट रहा है। वो कह रहे हैं पहले भी शिकायत हुई है इस तरह की, पहले भी ऐसे मौके आए हैं, खुद बीजेपी ने ऐसी शिकायत की है और चुनाव आयोग ने इस तरह की सारी शिकायतों का बाकायदे समाधान किया है। राकेश गौतम, सोच समझ के बयान दिया मायावती ने या फिर कुछ समझ नहीं पा रही थी इसलिए ये बोल दिया? नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं कि कुछ समझ नहीं पा रही थी। पार्टी का देखिए, जो कुछ भी जनादेश आया है वो हमें स्वीकार है। अब सबसे बड़ी बात इसमें जो देखने के लिए आई है कि कुछ सीटों पे जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज हुआ, जहां मुस्लिम बेल्ट बहुत ज्यादा थी या दलितों की आबादी बहुत ज्यादा थी, वहां बीजेपी के प्रत्याशियों को जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो थोड़ा संदेह की स्थिति में जाता है। संबित पात्रा, आपको लगता है कि कुछ पार्टियां दलित वोट को, मुस्लिम वोट को भेड़ बकरी समझती हैं और ये मान के चलती हैं कि चरवाहे हम हैं, हम जिधर हाँकेंगे ये उधर ही जाएंगे, और दूसरी तरफ चले गए तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है? देखिए, आज मैं आदरणीय मायावती जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उनका ये कहना कि लोगों का ईवीएम पर से विश्वास हट गया है और इसलिए एक तरह से पोलिंग करके, पेपर पोलिंग करके पुनः इलेक्शन होना चाहिए, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। देखिए, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, हम उनका सम्मान करते हैं, वो एक ओपोनेंट है हमारी, कोई दुश्मन नहीं है, हम सम्मान करते हैं और सम्मानपूर्वक हम उनसे कहना चाहेंगे कि लोगों का विश्वास ईवीएम अर्थात डेमोक्रेसी पे से नहीं हटा है, लोगों का विश्वास हाथी पर से हट गया है और इसीलिए उन्होंने कमल को चुना है। इसको जितने शालीनता से स्वीकार कर लिया जाएगा उतना उचित रहेगा, उतना बेहतर रहेगा। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखिए, इस इतनी बड़ी हार के पश्चात कई बार बहुत शौक लगता है और व्यक्ति कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज़ ढूंढने का प्रयास भी करता है। ऐसा लग रहा है मानो मायावती जी भी एक एक्सक्यूज़ ढूंढने की कोशिश कर रही है और आपका प्रश्न भी बिल्कुल सही है। ये भेड़ बकरी की तरह हाँक के दलितों को या किसी अल्पसंख्यक वर्ग को आप अगर बूथ तक लेकर सोचते हैं कि ये हमारा वोटर है, तो ऐसा नहीं है।
आप देखिए कास्ट और क्रीड के जो जमाना था, तुष्टीकरण, परिवारवाद और जातिवाद, इसका जमाना समाप्त हो चुका है और अब लोग एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स की, हमारे विकास का पॉलिटिक्स हो, ये चाहते हैं। ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे पास वापस आ गए हैं, मुझे बताया गया कनेक्ट हो गए हैं। नकवी साहब, मायावती कह रहे हैं कि जितने मुसलमानों के वोट बीजेपी को मिले हैं, आप खुद देख लीजिए, आपको यकीन नहीं होगा कि मुसलमान बीजेपी को ऐसे वोट कर सकता है। क्या कोई ठेकेदारी है इस देश में? और ये कहीं लिख के आया है क्या कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा, इधर ही करेगा? मुझे क्या लगता है कि जो संबित पात्रा जी ने भी कहा आपके कार्यक्रम में, बिल्कुल सही कहा। कुछ लोगों को ये लगता है कि मुसलमानों के वोट पर उनका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है और वो कुछ उसके लिए करे नहीं करे, उसके विकास के लिए। नहीं सर, नेटवर्क कट रहा है, हम फिर से आपको नहीं सुन पा रहे हैं, माफी चाहते हैं इस समस्या के लिए। शकील अहमद साहब, क्या आपका भी वही विचार है जो मायावती का विचार है? देखिए, मैं अपनी बात कहूं उसके पहले क्या नैसर्गिक न्याय की बात होती है, और मैं चाहता था कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मैं चाहता हूं कि वो मेरी बात सुन रहे हो। 2009 में हम लोग चुनाव जीते थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब और नहीं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा मीडिया से कि ये कांग्रेस की जीत नहीं है, ये UP1 की जीत नहीं है, ये EVM की जीत है, EVM में गड़बड़ी की है इन लोगों ने। आज वही मुख्तार अब्बास नकवी साहब चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि ये बेसर पैर की बातें हैं, सब जांच हो चुका है। तो कैसे अपने समय में आवाज़ बदलती है और वक्तव्य बदलता है, इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल नहीं हो सकती है। यही मुख्तार अब्बास नकवी साहब है, आज मंत्री हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे। देखिए, मायावती जी ने कहा है तो, और अखिलेश जी भी उसको एक तरह से इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ साक्ष्य मिले होंगे और स्वाभाविक रूप से ऐसे वोट, और आप जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के प्रति घृणा फैलाती है, और उसका सबूत एक ये भी है कि 403 में एक टिकट नहीं दिया, और प्रधानमंत्री ने शमशान और कब्रिस्तान की बात की, गलत आंकड़ा दिया ईद का और दिवाली का। तो स्वाभाविक रूप से आप किसी को अगर गालियां दीजिएगा, आप किसी के प्रति समाज को भड़काइएगा, नफरत और घृणा फैलाने की कोशिश कीजिएगा, तो अगर उसकी समाज का भी वोट आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं संदेह होता है। तो आप शिकायत करेंगे चुनाव आयोग से, मायावती के साथ जाएंगे आप कि दोबारा चुनाव करवाओ? अखिलेश जी ने कुछ कहा है तो उनके पास साक्ष्य होगा कुछ, तो वो अपना कहेंगी। हम लोग अभी बगैर साक्ष्य के कुछ नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के वही नेता जो आपके साथ अभी हैं, मैं उन्हीं का वक्तव्य बता रहा हूं। 2009 में जब हम लोग जीते थे और बीजेपी हारी थी, तो उन्होंने यही बात कहा था कि नहीं सर, 2004 भी याद कीजिए, इंडिया शाइनिंग, अगर आपको याद हो, अगर आपको इंडिया शाइनिंग याद हो, उस वक्त भी इस तरह का सवाल उठाने की कोशिश की गई थी, जब सब कुछ एग्जिट पोल में दिख रहा था कुछ और नतीजा आ गया था कुछ और। इंडिया शाइनिंग वाले में भी हम लोग जीते थे। मैं वही कह रहा हूं सर, इंडिया शाइनिंग वाले में भी हम लोग जीते थे। मैं 2009 की, चूंकि वो नेता अभी मौजूद है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, अगर आपको संदेह है, आप उनको डिफेंड करना चाहते हैं, डिफेंड कीजिए। अगर आपको संदेह, शकील साहब मैं डिफेंड नहीं कर रहा, आप बात समझ नहीं रहे। आप असल में इतने डिनाइल में चले गए हैं, आप असल में इतने डिनाइल में चले गए कि आप सुन के समझने को भी तैयार नहीं है। नकवी साहब का बयान मैं याद दिला रहा हूं। इतने डिनाइल में चले गए कि आप सुन के समझने को भी तैयार नहीं है कि मैं आपके ही पक्ष की बात कर रहा हूं। याद दिला रहा हूं। मैं आपसे केवल ये पूछ रहा हूं शकील अहमद, अगर आप मायावती की बात से सहमत हैं तो उनके साथ क्यों नहीं खड़े, तो उनके कंधे पे रख के क्यों बंदूक चला रहे हैं सर? नहीं, हम लोगों ने उस पर अभी माइंड अप्लाई नहीं किया है। उनको ग्राउंड की कोई जानकारी होगी, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पे साफ है ना, आप मानते हैं ना, आपको ग्राउंड का कुछ नहीं पता। मिसाल दे रहा हूं कि यही बीजेपी के नेता मान रहे हैं ना आप, ग्राउंड पे साफ है, कुछ नहीं पता आपको ग्राउंड का। कम से कम मायावती दावे से कह तो रही है हिम्मत के साथ कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। जो हमारे वहां के लोग हैं वो कुछ बातें कहेंगे, हमारे वहां के अध्यक्ष कुछ कहेंगे, हमारे वहां जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं वो कुछ कहेंगे। मायावती भी उत्तर प्रदेश की है मायावती जी, और अखिलेश यादव जी भी ने इनकार नहीं किया है। उनके पास कुछ साक्ष्य होगा, लेकिन हमारे पास अखिलेश यादव ने यह भी नहीं कहा कि मैं मायावती के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहता हूं आपकी तरह से। मुख्तार अब्बास नकवी वापस आ गए, मैं उनसे आपका सवाल पूछ देता हूं।
मुख्तार साहब वो कह रहे हैं जब आप पार्टी के प्रवक्ता थे 2009 में, तब आप ईवीएम पे सवाल उठाते थे। आज मंत्री हो गए तो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती। कितना बचाइएगा भारतीय सुन लीजिए जनता सर पार्टी उनको, को। सुन लीजिए। मैं मुख्तार शकील अब्बास साहब, नकवी साहब की बात शकील साहब याद दिला रहा जितनी हूं। गाली दीजिएगा सब लोगों को, जरा अपने अंदर भी झांक के देख लीजिए, कुछ चूक हुई होगी तभी लोगों ने वोट नहीं दिया। सबको गाली देते रहेंगे, सब खराब है, आप सबसे अच्छे हैं। शकील साहब जो बात कह रहे हैं, सब खराब है, आप ही सबसे अच्छे हैं। अब जवाब तो सुन लीजिए उनका, मुख्तार अब्बास जवाब तो सुनिए। मैं बता रहा हूं आपसे, भाई उनका जवाब तो सुनिए, बोल रहे हैं ना नकवी साहब से पूछे ना कि शकील साहब, तकलीफ समझ में आ रही है आपकी, लेकिन उसका जवाब तो सुन लीजिए। महाराज कहा था कि नहीं कहा था, हमारे मित्र हैं, हम लोग शकील साथ साहब, रहे हैं। जवाब तो सुनिए, हम भी मित्र है तो प्रवक्ता मित्रता रहे का हैं, इतना लिहाज तो रख हैं, लीजिए वो भी कम से कम। प्रवक्ता रहे हैं। उन्होंने 2009 में कहा शकील कि साहब ये चुनाव का कांग्रेस की नतीजा आ नहीं, चुका है, यूपीए रैलियां की खत्म हो गई हैं, भाषण तो ये बंद कीजिए, EVM जवाब की सुनिए ना जीत है। उनका। बोलिए मुख्तार अब्बास नकवी, नहीं, जवाब आप दीजिए। भाषण नहीं, आप बचाने की कोशिश क्यों अब कर रहे शकील हैं? साहब, मुझे आप तो बचाने की जरूरत नहीं है, 324 सीटें हैं उनकी, आपकी आंखें बंद है, मेरी मुझे खुली हुई लगता है है- सर। कोशिश कर रहे हैं। दरवाजे खोलिए थोड़े से। बोलिए मुख्तार आप अब्बास क्यों नकवी। उनको बचाने की कोशिश कर रहे सर हैं? मुझे उनको बचाने अपनी की बात जरूरत का नहीं जवाब है। देने देखिए, दीजिए। थोड़ा मुझे लगता है अपने कि- राजनीतिक अनुभव का और मुझे बुद्धि का लगता है इस्तेमाल कि- कीजिए अपनी उम्र के लिहाज से। मुझे बोलिए लगता मुख्तार अब्बास है नकवी। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, आप खूब बुद्धि का मुझे इस्तेमाल लगता कर रहे हैं, है मालूम कि है। जो शकील बातें साहब, किस प्लीज, बुद्धि का इस्तेमाल कांग्रेस कर के रहे हैं? शकील साहब, वरिष्ठ अगर आप नेता तय करके आए हैं कि मुझे बोलिएगा, हल्ला करके घर चले जाना है, क्या? हमेशा की तरह माइक आपसे उतार के फिर भाग जाना है, बोलवाइएगा तो क्या सर कि मेरी आप तरफ से किस आपको बुद्धि का आजादी है, आप अभी इस्तेमाल उतार के कर बैठ रहे जाए हैं? प्लीज, लेकिन माहौल खराब नहीं करें प्लीज। अरे सर, माहौल खराब नहीं करें, प्लीज। आपको कि किस बुद्धि का शकील इस्तेमाल साहब कर रहे प्लीज हैं माहौल आप? खराब नहीं करें। देखिए, आप सुन लें दूसरे व्यक्ति किस को भी, बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं ये आप बुलवा दूसरे लें। व्यक्ति को भी सुन लें, बोले प्लीज। हम कि हमारी बात का प्लीज। जवाब दिलवाइए ना। शकील साहब, कि प्लीज। उन्होंने कहा था जब आप 2009 सुनेंगे नहीं तो जवाब आएगा कहां से? आप चुप होंगे तो दूसरा आदमी बोलेगा। नहीं नहीं, आप बीच में आ जा आप रहे चुप हैं, होंगे तब तो वो प्रॉब्लम बोलेंगे। हो रहा है। या- आप तलवार और ढाल देखिए, लेके पहली दोनों बात- चले आते हैं। शकील साहब, तलवार ढाल की आपको जरूरत होगी अब। प्लीज मुख्तार अब्बास नकवी बोलिए। नहीं नहीं, आप दोनों लेके चले आते हैं ना, देखो- यही तो मसला हो गया है। सर तो देखिए, अपनी पार्टी से मुझे कहा लगता है- कीजिए, आपको रैली में भेजे जहां चुनाव भाषण के देना होता रिजल्ट के है, बाद- जहां सवाल पूछे जाते हैं वहां ना भेजा करें आपको। मुख्तार अब्बास बोलिए प्लीज। अरे बोलिए ना, पूछे ना उनसे कि उन्होंने कहा था कि सर, आप सुनने को तैयार हो तब तो। चुनाव के जिस तरह के जो संसद रिजल्ट में आए करते हैं वही टीवी पे करने लगे। जो- मुख्तार साहब बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो चुनाव का रिजल्ट आया है, उस चुनाव के रिजल्ट के बाद इस तरह की प्रक्रिया, जिस तरह की प्रतिक्रिया हमारे कांग्रेस के मित्रों की आ रही है, मुझे लगता है कि वो स्वाभाविक है, उसको हम बुरा नहीं मानते। और इस तरह की झुंझलाहट और इस तरह की जो भाषा है वो भी स्वाभाविक है, उसको भी हमारी तो संवेदना है उनके प्रति। लेकिन मैं उनको थोड़ा सा याद दिला दूं, जब हरियाणा का चुनाव हुआ था, ये लोकसभा के चुनाव की बात नहीं है, हरियाणा का चुनाव हुआ था, उसमें 3 बूथों पर ईवीएम के बारे में शिकायतें वहाँ के बूथ के कार्यकर्ताओं ने की थी। और मैं उस समय पार्टी का महामंत्री था, और शायद मुझे लगता है शकील साहब जो है वो हरियाणा के उस समय शायद प्रभारी रहे होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो जानते होंगे। तो उन 3 बूथों पर ईवीएम के बारे में आई थी, तो उस समय ये बात आई थी कि 3 बूथों पर ईवीएम के काम ना करने की शिकायत आई है, और इसको चुनाव आयोग से हमने शिकायत की थी। काम ना करना और ईवीएम खराब होना और ईवीएम से घपला होना फर्क है। तो उसमें ईवीएम काम ही नहीं कर रही थी, और उसके नतीजा ये हुआ था कि उन 4-5 बूथों पे उसकी शिकायत चुनाव आयोग को की गई थी। केवल ये कहा गया था। एक चीज, दूसरी चीज ये कि अगर अभी भी कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, किसी को भी ईवीएम को लेकर कोई की बात कर रहा हूं। ईवीएम की को लेकर कोई शिकायत है भाई, अरे मैं 2009 के आपके बयान की बात कर रहा हूं, आप 2014 में रिकॉर्ड ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको जो है आपको नहीं भाई, मैं कह रहा हूं कि जो हरियाणा का चुनाव हुआ था उससे पहले वो उसकी बात मैं कर रहा हूं, वो लोकसभा का चुनाव की बात नहीं हो रही महाराज, आप कहां बैठे हुए बात कर रहा हूं। तो इसलिए याद कर लीजिए। दूसरी चीज, अगर आपको अभी भी लगता है अच्छा चलिए, मैंने दिया था, मैंने गलत दिया था, अब हो गया, अब आप कुछ और बात करेंगे, और कुछ बात करेंगे इस पे। अब आप ये सुनिए कि क्या दिक्कत है कि आप अपने इस स्टीरियोटाइप माइंडसेट से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप जो है वो अभी भी जो है उसी मानसिकता से है जिस मानसिकता को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। आप भी अभी भी आप समझिए, अभी भी आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप लोगों का यही अहंकार, यही इसी तरह की भाषा ने आपको जो है वो जनता ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है, और एक के बाद आपको जनता रिजेक्ट करती जा रही है।
और आप जो है वो पूरा अच्छा, तो पंजाब किस्से में और आप कहानी कौन और भाषा इतिहास बोल रहे और भूगोल थे? में चले जाते हैं। और गोवा आप में आप वर्तमान कौन भाषा बोल रहे देखिए, थे? आज पंजाब की वर्तमान बात ये है कि कीजिए आप ना। कहते हैं जी, आप अरे, कहते हैं अरे, जो बीजेपी मुख्तार भड़का भाई, रही थी। मुख्तार अरे भैया, भाई, उत्तर प्रदेश का पंजाब में वोटर आप एक भड़काने नंबर वाला से है। 3 नंबर उत्तर पहुंच प्रदेश गए। का वोटर जो है वो क्या अरे, बहकने वाला है? पंजाब में आप उत्तर एक प्रदेश नंबर का से वोटर 3 जो नंबर है पहुंच गए। वो बहुत परिपक्व वोटर गोवा है। आपके उत्तर प्रदेश का चीफ मतदाता मिनिस्टर बहुत चुनाव हार समझदार गए। मतदाता है। मैं वो एक चीज कौन समझना आदमी चाहता की विकास बात के लिए थी? वोट किया है, उसने सुशासन के लिए वोट किया है, उसने देश के विकास अरे, के साथ अरे, अपने को बांधा है। पंजाब और में आप आप इस एक तरह नंबर के से घबराहट तीन में नंबर पड़ पे गए आए हैं। हैं। स्टीरियोटाइप, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म को रिजेक्ट किया है। ठीक है मुख्तार साहब, धन्यवाद आपका, शुक्रिया नहीं, थोड़ी देर आप के लिए एक आने बात के लिए हमारे बताइए ना साथ। कि पंजाब में शकील आप साहब, 1 नंबर से 3 नंबर पर शकील कैसे साहब, पहुंच गए? पंजाब में क्यों नहीं भेज दी इन्होंने वो ईवीएम? या आप लोग दरवाजे पे खड़े थे कि ईवीएम ना आ जाए अंदर, हमारी ईवीएम ही चले केवल? नहीं, मैं ईवीएम की बात बोलिए नहीं ना कर रहा सर, हूं, मैं पूछ अभी आप रहा मायावती हूं कंधे पे रख के कि बंदूक जनता चला रहे ने थे, रिजेक्ट कर अब दिया, आपको तो पंजाब आप में एक पूछ रहा हूं नंबर कि से ईवीएम 3 क्यों नहीं नंबर चली वही कैसे वाली, पहुंच गए तो आप पंजाब कह रहे हैं कि मैं ईवीएम नहीं बोल रहा। सर विक्टिम प्ले करना बंद कीजिए ना कम से कम। नहीं, आप लोकतंत्र मैं का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाते हैं बोल सर। रहा हूं, मैं आप बिल्कुल लोग जब नहीं हार बोल रहा जाते हैं तो हूं, लोकतंत्र मैं का सिर्फ मजाक उड़ाते हैं और मुख्तार बेशर्मी से नकवी उड़ाते साहब हैं। के नीलांजन, बयान को याद क्या दिला रहा आपको हूं, लगता मैं है कि ईवीएम को नहीं ये बोल रहा हूं। उन लोगों आप का गलत बोल वोटर्स का रहे हैं। अपमान करते हैं जिन्होंने वोट दिया है किसी को भी? अगर इनको देता तो वो कहते कि नहीं देखिए कितना लोकतंत्र मजबूत हो गया, लेकिन दूसरी पार्टी को दे दिया तो कह रहे हैं कि देखिए ये तो जानबूझ के घपलेबाजी करके करवा रहे हैं। देखिए, जब से ईवीएम लाए गए तब से लेके एक कॉन्स्पिरेसी थियरी रही है कि साहब वो पीछे से पता नहीं कौन सर्किट चेंज कर जाता है। ये मामला जो है अदालतों में भी गया है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि ईवीएम का घोटाला हो सकता है। ईवीएम तो अब बल्कि और फर्दर इनकी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स किए जा रहे हैं ताकि इसमें टैम्पर प्रूफ और किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से एक तरफ तो हमको हिंदुस्तानी के होने के तौर पे हम लोगों को बहुत गर्व आता है कि पोल मैनेजमेंट के मामले में हम लोग दुनिया के तमाम और प्रोग्रेसिव और ज़्यादा प्रोग्रेस्ड देशों से भी हम लोग आगे हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यूज़ करते हैं और दुनिया भर के लोग जो और हैं, हमारे पॉलिटिशियंस पिछड़े हैं क्या जो इस तरह की नहीं, बात करते हमारे हैं उसके बाद? पॉलिटिशियंस जो है ना अपने सूट जब उनको सूट करता है तब वो कॉन्स्पिरेसी थियरी फ्लोट करना चाहते हैं। तो ये आज जो शकील अहमद साहब जो कह रहे हैं, ये आज से कुछ साल पहले जो कह रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी का बयान बीजेपी आया कहती था, थी। तो शायद बिल्कुल बीजेपी ने भी कहा होगा। उतना हम लोगों के पास अभी आंकड़े नहीं है या डेटा डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये एक आम बात है कि अगर हम हारे हैं तो हम हमारे राजनीतिक इनएडिक्वेसीज के कारण नहीं हारे, बल्कि किसने कोई कॉन्स्पायर कर दिया और हमारे लेजिटिमेट वोट को अपने झोली में लेके चले गए। हमें ब्रेक लेना, लेकिन आप निकलेंगे उसके पहले मैं जल्दी से आपका एक जल्दी से कमेंट लेना चाहता हूं। क्या ये समीकरण बिगड़ गए, उसकी फ्रस्ट्रेशन है? नहीं, देखिए, मैं इसको एक अलग नज़रिए से देखता हूँ। कुछ एक महीने पहले एक आतंकवादी को फांसी लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट रात भर सुनवाई की, उसके बाद भी फांसी की सज़ा तय हुआ। उस समय क्या हुआ? जुडिशियल किलिंग। कल सीएजी ने दिल्ली सरकार के जो आय व्यय का आंकड़ा है उसके ऊपर टीका टिप्पणी किया है, उसके ऊपर कमेंट किया है कि एडवर्टाइजमेंट्स दिल्ली के बाहर कैसे हुए। उसके बाद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि जी सीएजी जो है अपना काम करे, राजनीति ना करे। तीसरी बात ये आज जो मायावती जी ने कहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की एक मानसिकता कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हों, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो चाहे सीएजी हो या फिर सीईसी हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन से उनका पावर आता है, उसको अटैक करना एक तरह से मानसिकता बन गई है। और वो मानसिकता मायावती जी हो सकता है हार के कारण हो, वो रिफ्लेक्ट उनकी बातों में हो रही है। तो ये जो मानसिकता है उससे लड़ना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन जिस मैच्योरिटी से अखिलेश यादव ने उस हार को स्वीकार किया और बिना कुछ भी विवादित बात कहे उन्होंने सारी बात कह दी अपनी, कांग्रेस वैसा क्यों नहीं कह पा रही? कांग्रेस इसीलिए आप पूरा कर लें। मैं इसलिए कि कांग्रेस देखिए पिछले बारी 22 सीटें थी, अब 7 पे आ गई है। लोकसभा में 44 सीटों पे वो सिमट के रह गई हैं। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट है, कहीं ना कहीं है कि राहुल गांधी जी या गांधी फैमिली को इसका उत्तरदायित्व नहीं देना है, तो कहीं ना कहीं तो शोर मचा के उसको निकालेंगे। दबाया जी जाए। जी